2015 में स्टैनफोर्ड के दो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जिनका नाम एडम बोमैन और जेम्स मॉन्सीस था, उन्होंने एक कंपनी शुरू करी और उनका क्लेम था हम सिगरेट्स पीने वालों को बचाना चाहते हैं। लेकिन अगर ये सच होता तो उनके पहले एड कैंपेन में 50 साल के स्मोकर्स क्यों नहीं थे? उसकी जगह 20 साल के लड़के और लड़कियां कैजुअल क्लोथ्स में कूल दिखते हुए बबल गम और मैंगो फ्लेवर्स के साथ मजे कर रहे थे। ये कंपनी का नाम था जूल और ये कहानी है कि कैसे एक क्विट स्मोकिंग प्रोडक्ट दुनिया का सबसे बड़ा टीनेज एडिक्शन एपिडेमिक बन गया। आज इस वीडियो में हम 3 चीजें देखेंगे। फर्स्ट, ये इंडस्ट्री ने एडिक्शन को इंजीनियर कैसे किया। सेकंड, सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स ने इसे कैसे फ्री में मार्केट किया। और थर्ड, अभी ये खत्म क्यों नहीं हुआ। इस वीडियो में हम वेपिंग के हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं बल्कि उसकी बिजनेस और साइकोलॉजी पे ज्यादा फोकस रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक सिंपल सी बात समझते हैं। नॉर्मल निकोटीन जो सिगरेट्स में होता है वो अपनी रॉ फॉर्म में बहुत ही शार्प होता है। सोचो जैसे कि कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग कड़क मिर्ची खाने की कोशिश करे, गला जलता है, खांसी आती है और बॉडी खुद ना खुद रिएक्ट करने की कोशिश करती है। इसीलिए पुराने टाइप्स की सिगरेट में लोग इतना ज्यादा निकोटीन इंटेक नहीं कर सकते थे क्योंकि बॉडी खुद ब खुद उसे रेजिस्ट करती थी। लेकिन 2014 में जूल नाम की एक कंपनी ने इसे सॉफ्टन करने का एक नया तरीका निकाला। उन्होंने निकोटीन को एक एसिड के साथ मिक्स किया जिससे इसकी शार्पनेस कम हो गई और वो गले में जलता नहीं था, स्मूथ लगता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी बहुत तेज मिर्ची वाली डिश में आप दही मिला दो, उसका टेस्ट माइल्ड हो जाता है लेकिन स्पाइस अंदर से सेम ही रहता है। रिजल्ट, लोग अब बहुत ज्यादा निकोटीन बहुत ही स्पीड से इनहेल कर सकते थे जो कि पहले बहुत मुश्किल था बिना किसी डिस्कम्फर्ट के, क्योंकि बॉडी को पता ही नहीं चल रहा था कि कितना निकोटीन अंदर जा चुका है। क्योंकि वार्निंग सिग्नल्स जैसे गले में खराश और खांसी बिल्कुल ही गायब हो गए थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आता है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। जूल के फाउंडर्स ने अपनी कंपनी को शुरू करने से पहले टबैको इंडस्ट्री के 14 मिलियन डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करा था। ये डॉक्यूमेंट कोर्ट केसेस के थ्रू पब्लिक हुए थे जिसमें टबैको कंपनी ने डिकेड्स पहले ये स्टडी किया था कि फ्लेवर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। टबैको इंडस्ट्री ये डेकेड से जानती थी कि फ्लेवर्स बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। ये टबैको नामक पॉइजन को हमारे गले से नीचे उतारने में हेल्प करते हैं। तो जूल के फाउंडर्स ने इस रिसर्च को पढ़ा और फिर बबल गम, मैंगो और ऐसे कई वेप के फ्लेवर्स लॉन्च कर दिए। क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस था? आप खुद जज करेंगे। और उस वेपिंग डिवाइस का डिजाइन छोटा यूएसबी ड्राइव जैसा दिखता था, बहुत ही डिस्क्रीट और पॉकेट में छुप जाता था। स्कूल बाथरूम में वेप यूज करने वाले बच्चों को कोई नहीं पकड़ सकता था। टीनेजर्स ने इसको नाम दिया जूलिंग, JUUL कंपनी का नाम प्लस ING। ये एक ट्रेंड बन गया था। ये वर्ड जूलिंग इतना कॉमन हो गया कि ये वेपिंग का सिनोनिम बन गया। यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होती है। ट्रेडिशनल टबैको कंपनीज रेडियो, टीवी और प्रिंट मीडिया में अपना एडवर्टीजमेंट करती थी, हेविली रेगुलेटेड। लेकिन जूल ने कुछ ट्रेडिशनल नहीं किया। जूल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के 90% से ज्यादा पोस्ट नॉर्मल लाइफस्टाइल को अपील करते थे। रिलैक्सेशन, फ्रीडम और अट्रैक्शन की फीलिंग क्रिएट कर देने वाले इमेजेस और वीडियोस। मतलब ये सीधा एड नहीं था। इस तरह की मार्केटिंग को बोलते हैं लाइफस्टाइल मार्केटिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब ऑर्गेनिक सोशल मीडिया एंगेजमेंट के माध्यम से फैलाई जा रही थी जहां रेगुलेशन लगभग 0 थी। लेकिन यहाँ आता है असली ट्विस्ट। इस कंपनी को अपना काम करने के लिए इंस्टाग्राम या यूट्यूब इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं पड़ी। टीनेजर्स ने खुद ये काम कर दिया, वो भी फ्री में। वेप क्लाउड ट्रिक्स ये अपना एक अलग सा कंटेंट जॉनरा बन गया। बड़े क्लाउड्स बनाना, फ्लेवर्स रिव्यू देना और वेपिंग ASMR, ये सब ऑर्गेनिकली ग्रो हुआ। हर टीनेजर अपने फ्रेंड को बता रहा था, यार ये ट्राई कर, ये मैंगो फ्लेवर है, ये बबल गम फ्लेवर है। वो एसेंशियली जूल कंपनी का अनपेड मार्केटिंग एजेंट बन गया था। और अगर हम इसके नंबर्स देखें तो 2011 से 2018 तक यूएस के मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में वेप यूज करने वाले बच्चों का नंबर 1.5% से 20% तक पहुंच गया। हर 5 में से एक यूएस हाई स्कूलर वेप यूज कर रहा था। सिर्फ 2016 से 2017 के बीच जूल का मार्केट शेयर 515% से बढ़ा, 2% से सीधा 13% तक। ये ग्रोथ रेट किसी नॉर्मल प्रोडक्ट के लिए नहीं होता, ये एक एपिडेमिक का ग्रोथ रेट है। 2018 में यूएस सर्जन जनरल ने यूथ वेपिंग को एक एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया। FDA ने जूल को डायरेक्टली टारगेट किया। फिर आया 2019 का वो मूवमेंट जिसने सबका दिमाग हिला दिया, EVALI यानी कि ई सिगरेट और वेपिंग प्रोडक्ट यूज एसोसिएटेड लंग इंजरी। 2019 के गर्मियों में लगभग 100 ऑफ सिविलियंस हॉस्पिटलाइज हुए लंग इंजरी की वजह से। हॉस्पिटलाइजेशंस सितंबर 2019 में पीक पर पहुंची। लेकिन यहाँ एक नुआंस है जो ज्यादा लोग नहीं जानते। सोचिए, 2 तरह के वेप होते हैं, एक लीगल कंपनी का जिसमें प्रॉपर निकोटीन लिक्विड होता है, दूसरा इलीगल ब्लैक मार्केट वाला जिसमें लोग अपनी मर्जी से THC जो कि एडिक्टिंग केमिकल है
वो मिक्स कर देते हैं और उसमें एक चीप थिकनिंग एजेंट डालते हैं जिसे वो विटामिन ई एसीटेट बोलते हैं। ये वही चीज है जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन लंग से इनहेल करने में ये लंग को सीवियर डैमेज दे सकती है। और ये सितंबर 2019 का आउटब्रेक मोस्टली दूसरे इलीगल वेप्स की वजह से हुआ था, लीगल निकोटीन वेप से नहीं। लेकिन न्यूज में सिंपली वेपिंग कॉजेज लंग इंजरी लिखा गया, बिना ये बताए कि कौन सा वेप। आम लोगों के लिए दोनों एक ही जैसे लग रहे थे, लेकिन डैमेज ऑलरेडी हो चुका था। पब्लिक परसेप्शन परमानेंटली बदल गई। प्रेशर में आकर जूल लैब्स ने अक्टूबर 2019 में अपने सारे फ्लेवर पॉड्स डिसकंटिन्यू कर दिए। सिर्फ टबैको, मिंथॉल और मिंट बचे। और 2020 में एफडीए ने मिंट फ्लेवर को भी बैन कर दिया। लग रहा होगा प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं। कंपनीज ने एक सिंपल जुगाड़ निकाला। एफडीए ने पॉड बेस्ड डिवाइसेस में फ्लेवर्स बैन किए थे, तो कंपनीज ने कहा हम पॉड डिवाइसेस बनाना बंद कर देते हैं और सिर्फ डिस्पोजेबल डिवाइसेस बनाएंगे जिसमें फ्लेवर्स और निकोटीन दूसरी लीगल कैटेगरीज में आ जाता है। यही वजह है कि आज मार्केट में डिस्पोजेबल वेप्स इतने डोमिनेंट है। ये एक रेगुलेटरी लूप होल था और इंडस्ट्री ने उसे तुरंत एक्सप्लॉइट कर दिया। तो पूरा साइकिल देखिए, कंपनी बनती है स्मोकिंग सेसेशन के नाम पे, फ्लेवर्स और डिजाइन टीनेजर्स को टारगेट करते हैं, सोशल मीडिया पे फ्री में मार्केटिंग होती है टीनेजर्स के द्वारा, एपिडेमिक बनता है, रेगुलेशंस आ जाती हैं और कंपनी उन रेगुलेशंस में लूप होल्स ढूंढ लेती है और ये साइकिल फिर से शुरू हो जाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि वेपिंग सिगरेट से ज्यादा डेंजरस है। हेल्थ डेटा ये क्लियरली बताता है कि स्मोकिंग ज्यादा हार्मफुल है और जो लोग ऑलरेडी स्मोक करते हैं उनके लिए सिगरेट से वेप्स पर शिफ्ट होना एक जेन्युइन हार्म रिडक्शन है। लेकिन जो ये कहानी है, एक लेजिटिमेट हेल्थ प्रोडक्ट को बचपन के एडिक्शन में कन्वर्ट करना सिर्फ प्रॉफिट के लिए, ये एक इंपॉर्टेंट लेसन है जो हर इंडस्ट्री में रिपीट होता है, चाहे वो सोशल मीडिया एप्स हो या गेमिंग हो या ऐसा कोई भी प्रोडक्ट हो जो एंगेजमेंट पर बेस्ड है। अगली बार जब आपको कोई बोले कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है, सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन पूछिए, इसका बिजनेस मॉडल किस पे बेस्ड है, आपकी हेल्थ पे या आपकी एंगेजमेंट पे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस पे आपके बेनिफिट की वीडियोस मैं लाता रहूंगा। थैंक यू।